ओके, तो इस वीडियो में अब हम बात करेंगे हेनरी फ्योल के 6th प्रिंसिपल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने 5 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे। द लास्ट वन वाज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, 5th था वो। अब 6th हम पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए जनरल इंटरेस्ट को। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। किसके बेनिफिट से? इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स एम्प्लॉय के बेनिफिट से ज़्यादा जो है हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को। इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो ये हो गया आपका सिक्स प्रिंसिपल। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय देख रहा है कि इस चीज़ से, इस प्लान से मुझे बेनिफिट हो सकता है, मीन्स एम्प्लॉय को बेनिफिट हो सकता है, और दूसरा प्लान है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सकता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो सकता है, तो उस एम्प्लॉय को कौन सा प्लान चूज करना है? प्लान बी, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। ओके, द 7th वन इज रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। 7th प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। ये क्या कहता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को जो एक फेयर रेम्यूनरेशन देनी चाहिए जो कि उन्हें एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो प्रोवाइड करे। तो फेयर रेम्यूनरेशन पे करना एम्प्लॉयज़ को इज योर 7th प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़। उसके बाद आ जाता है 8th, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन मीन्स सारी पावर जो है आपके सीनियर्स के हाथ में है। जो भी सुपीरियर है लाइक मैनेजर्स एंड सीईओ है, उनके हाथ में सारी पावर्स है ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस लेने की या कुछ भी। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सारी पावर्स जो है वर्कर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो ये दोनों ही ठीक नहीं है। अगर सेंट्रलाइजेशन मीन्स अगर सारी पावर्स मैनेजर्स के हाथ में होगी तो एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस लो होगा, और अगर सारी पावर्स एम्प्लॉयज़ के बीच में रहेगी और मैनेजर्स ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है सही से नहीं भी चल सकती है, मतलब डिफ़िकल्टी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है? द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। जो सुपीरियर्स हैं, जो मैनेजर्स या सीईओ हैं, वो क्या करने, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन लेनी चाहिए। मीन्स जो मेजर डिसीजंस है वो तो उनके हाथ में रहने चाहिए। जो मेजर डिसीजंस है ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए वो तो है मैनेजर्स के, मतलब सुपीरियर्स के हाथ में रहने चाहिए। और जो छोटे मोटे डिसीजंस है उनकी जो पावर है, उनकी जो अथॉरिटी है, वो सबऑर्डिनेट्स के बीच में डेलीगेट कर सकते हैं। वो मीन्स थोड़ी पावर मैनेजर्स के हाथ में भी होनी चाहिए, ज़्यादा पावर मैनेजर्स के हाथ में होनी चाहिए, और थोड़ी पावर जो एम्प्लॉयज़ के हाथ में भी होनी चाहिए। तो दे मस्ट अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद 9th आपका आ जाता है स्केलर चेन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? There is a formal line of authority and communication which moves from highest to lowest ranks in a straight line. Each communication must move from top to bottom and vice versa in a straight line. Scalar chain क्या कहता है कि एक formal line of authority होती है, means जो highest person है वो सीधा ऐसे नहीं होगा कि आके लोएस्ट से बात करे। टॉप लेवल होता है, वो पहले मिडिल लेवल से बात करता है। ऐसा नहीं होता वो सीधा लोअर लेवल में आके बात करेगा, नहीं, वो सुपरवाइजरी लेवल से बात नहीं करते हैं। मीन्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस तो उनके रहते हैं। तो स्केलर चेन का क्या मतलब है? एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन की, जो कि हाईएस्ट से लोएस्ट के बीच में आए। ऐसा नहीं है अगर सुपीरियर लेवल को कोई प्रॉब्लम है वो सीधे जाके सीईओ को रिपोर्ट करेगा, नहीं, वो पहले मिडिल लेवल से बात करेगा। अगर मिडिल लेवल उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है देन दे कैन अप्रोच टू द टॉप लेवल। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सीधे जाके टॉप लेवल से बात करें कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो फ्योल क्या कहते हैं? ईच कम्युनिकेशन मस्ट मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड वाइस वर्सा इन अ स्ट्रेट लाइन। को मैं आपके इस डायग्राम से बता रही हूँ। लाइक ये जो है टॉप लेवल है, A B C D E F G H। तो अगर D को बात करनी होगी, ऐसा नहीं है वो सीधा A के पास जाएगा, नहीं, D पहले C से बात करेगा, C B से बात करेगा, देन B A को रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है, कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है। ऐसा नहीं है कि सीधा D जाके A को बोलेगा या A सीधा D से बात करेगा, ऐसा नहीं होता। एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है। इस प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है, गैंग प्लैंक। This concept was developed to establish a direct contact with the employee of equal rank in case of emergency to avoid delay in communication. गैंग प्लैंक का क्या मीनिंग है? गैंग प्लैंक का मीनिंग है, जैसे कि आपको एग्जांपल में इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो डी है वो डायरेक्ट जी से बात कर पा रहा है बिकॉज दे आर ऑन सेम लेवल।
तो ये कॉन्सेप्ट क्यों स्टैब्लिश किया गया था? ताकि जो इक्वल लेवल के, इक्वल रैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर वो उसी लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पा रही है तो वो सीधा अपने जो है उससे बात करेंगे, अपने सुपीरियर से बात करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने आपका पढ़ लिया था गैंग प्लान, जो कि एक्सेप्शन है किसका? स्केलर चेन प्रिंसिपल का। गैंग प्लान इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल स्केलर चेन है, उसका एक्सेप्शन गैंग प्लान है। ओके, द 10th वन इज ऑर्डर। ऑर्डर का मीन क्या है? ऑर्डर का मीनिंग है राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब एंड द राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। जो पर्सन जिस जॉब के लिए सूटेबल है वो उसी जॉब पे होना चाहिए, उसी पोस्ट पे होना चाहिए, और जो चीज़ जिस प्लेस पे सूटेबल है वो चीज़ उसी प्लेस पे होनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, बेटर डिसिप्लिन रहेगा, टाइम का लॉस नहीं होगा, मीन्स चीज़ें ट्रेस करने के लिए टाइम का लॉस नहीं होगा, और जो मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि जब हमें चीज़ चाहिए वो हमें राइट प्लेस पे अगर मिल जाती है तो हमें उसे ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो क्या होगा? नो लॉस ऑफ टाइम इन ट्रेसिंग द रिसोर्सेज इन नीड ऑफ टाइम। उसके बाद आ जाता है आपका इक्विटी। इक्विटी इज मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट्स एज फेयरली एज पॉसिबल। मैनेजर्स जो है अपने एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो, चाहे कोई भी एम्प्लॉयज़ हो, लो पोस्ट पे हो हाई पोस्ट पे हो, मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को एज फेयरली एज पॉसिबल इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जिससे क्या होगा? अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करेंगे तो सबके मन में एक डेडिकेशन ऑफ वर्क रहेगा, वो काम अच्छे से करेंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन इफ द मैनेजर्स विल ट्रीट देयर एम्प्लॉयज़ इक्वली। इसके बाद आ जाता है 12th प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके एम्प्लॉयज़, उसके जो पर्सनल्स है, उसके जो एम्प्लॉयज़ है वो स्टेबल रहे ऑर्गेनाइजेशन में। क्योंकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत से एक्सपेंसेस इनकर करती है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने में। फिर मतलब ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉय आया उसे सारा काम समझ आ जाएगा और फर्स्ट डे से ही वो एफिशिएंट हो जाएगा, नहीं। धीरे धीरे ही एम्प्लॉयज़ को काम समझ आता है और जब तक वो एफिशिएंट होते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जॉब छोड़ के चले जाए। ठीक है, तो देयर मस्ट बी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉयज़ सो दैट द वर्क कंटिन्यूज एफिशिएंटली। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल से क्या होगा? जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रेनिंग पे, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ स्टेबल रहते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं, तो हमें नए एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे भी एक्सपेंसेस खर्च करने पड़ेंगे। और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो कंपनी का ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, मतलब कि जो न्यू वर्कर्स आएंगे वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते, उन्हें पहले हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो जो स्टेबल वर्कर्स हैं, जो जानते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, हमें कैसे काम करना है, तो वो एक बेटर तरीके से काम कर पाएंगे, है ना। तो इंक्रीज़ क्या होता है? एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है एम्प्लॉयज़ की, कंपनी के प्रोडक्ट्स की, और लेस एक्सपेंसेस हमें देने पड़ते हैं न्यू एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पर। ये आपके 12 प्रिंसिपल्स हो गए। बस 2 प्रिंसिपल्स आपके रहते हैं। जो 13th है वो है इनिशिएटिव, और जो 14th है वो है स्पिरिट डिकॉप्स। ये द 13th प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें प्लान मेकिंग में, डिसीजंस लेने में, प्लान को एग्जीक्यूट करने में, उनका भी हमें क्या है? आइडिया लेना चाहिए। उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सके। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फिडेंस आएगा, वो मोटिवेट होंगे, ताकि उन्हें मतलब अगर उन्हें लगेगा हमारी भी कंपनी में कुछ रेपुटेशन है तो ऑब्वियसली वो मोटिवेट होंगे, अच्छे से काम करेंगे, न्यू आइडियाज़ जो है लाएंगे और कंपनी के आगे रखेंगे। ठीक है, तो इनिशिएटिव का मीन क्या हुआ? एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। एम्प्लॉयज़ को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो क्या करें? एम्प्लॉयज़ को मौका मिलना चाहिए ताकि वो क्या करें? अपने अपने सजेशंस रखें फॉर मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। द लास्ट वन इज स्पिरिट डिकॉप्स। स्पिरिट डिकॉप्स जो है, इसका क्या मतलब है? द मैनेजर शुड यूज द वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई। मैनेजर्स को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं ये काम कर लूँगा, मैनेजर्स को ये कहना चाहिए कि हम मिलकर ये काम कर लेंगे। द मैनेजर मस्ट यूज द वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई। मतलब अगर वो हम करके बात करते हैं, मीन्स ही इज़ इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ का जो है मोरल इससे इंक्रीज होगा, मोटिवेशन मिलेगी उन्हें, ताकि एक टीम बन के काम किया जाए। मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए।
मैनेजर को जो है, एक अच्छा मैनेजर क्या होता है कि जो एक कंटिन्यूसली एफर्ट्स बनाएगा ताकि एक टीम स्पिरिट जो है सबॉर्डिनेट्स के बीच में डेवलप हो, ठीक है। एक टीम स्पिरिट डेवलप करने के लिए वो नए से नए एफर्ट्स जो है वो डालेगा। तो स्पिरिट डिकॉप्स मीन्स द मैनेजर शुड यूज द वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई, जिससे जो है टीम स्पिरिट जो है इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलेगा और इजीली टारगेट ऑब्जेक्ट अचीव हो पाएंगे, इजीली टारगेट्स जो है अचीव हो पाएंगे, क्योंकि टीम के साथ मिलकर काम जो है सही तरीके से हो पाता है। एक सिंगल पर्सन जो है सारा काम मैनेज नहीं कर पाएगा। अ टीम कैन मैनेज द वर्क बाय डिवाइडिंग इट इनटू सब पार्ट्स। ओके, तो आपके 14 प्रिंसिपल्स थे। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स आपके कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है FW टेलर के प्रिंसिपल्स और उसकी साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।